गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक कोतलुक ग्राम में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। वे प्राय सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे तथा स्वयं हाथ से खाना पकाकर खाते थे। उनमें लगन व अथक परिश्रम करने की क्षमता थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान राजनीतिक विचारक जिसके प्रभाव से हम आज भी मुक्त नहीं हैं। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, इसलिए कि वे विरोधियों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें जीतने में विश्वास करते थे। 1884 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हो गए। ये स्कूल आगे चलकर प्रसिद्ध फर्ग्यूसन महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और गोखले 1902 ईस्वी में उसके आचार्य पद से रिटायर हुए थे। यद्यपि वे इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, किंतु गणित में वे विशेष योग्यता रखते थे तथा अंग्रेजी भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। सन 1889 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। कुछ समय बाद वे बाल गंगाधर तिलक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। गोखले और तिलक दोनों में ही काफ़ी समानताएं थी, जैसे दोनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों ने ही एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों ही गणित के प्रोफेसर थे। दोनों ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। जब ये दोनों कांग्रेस में साथ आए तो दोनों का उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाने के साथ साथ आम भारतीयों को मुश्किल से उबारना भी था। उस दौरान बाल विवाह के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने जो कानून पास किया था उस बारे में गोखले और तिलक एक मत नहीं थे और यहीं से दोनों में प्रतिद्वंद्विता का प्रारंभ हुआ। सन 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए और जब कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी, जहां एक और तिलक ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी कार्यों के साथ खदेड़ना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर गोखले शांतिपूर्ण वार्ता और समन्वयवादी नेता थे। गोखले की मृत्यु के बाद ही सन 1916 में ये कांग्रेस के दोनों गुट एक हो सके और कांग्रेस फिर से और भी मजबूत पार्टी बन गई। सन 1905 में गोखले जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो वे राजनीतिक ताकत के चरम पर थे और इसी समय उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे उनका मत था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए। गोखले के अनुसार जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वे अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे और इसका निर्वाह भलीभांति करेंगे। उनके अनुसार तत्कालीन शिक्षण प्रणाली और इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीयों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि भारतीयों को इससे संपूर्ण विकास हो सके और वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर इस क्षेत्र में भी अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हों, जिससे भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। इस सोसाइटी ने कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की। इनके द्वारा रात्रि में कक्षाएं लगाई जाती थी ताकि कार्यरत लोग भी सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि ये सोसाइटी आज भी कार्यरत है, परंतु अब इसके सदस्यों की संख्या बहुत ही कम रह गई है। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। उनके परामर्श पर ही उन्होंने गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में घूमकर स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता दी थी। गोखले सिर्फ गांधी जी के ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे।
गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। सन 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर वह खुद ही दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जारी रंगभेद की निंदा की। जन नेता कहे जाने वाले गोखले नरमपंथी सुधारवादी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ ही देश में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। वह जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। यह बात अलग है कि बाद में जिन्ना गोखले के आदर्शों पर कायम नहीं रह पाए और देश के बंटवारे के नाम पर भारी खून खराबा कराया। गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में गोखले को अपना परामर्शदाता और मार्गदर्शक कहकर संबोधित किया है। गांधी के अनुसार गोखले उनके पसंदीदा लीडर थे और एक निपुण राजनीतिक भी थे। वे क्रिस्टल के समान शुद्ध, सभ्य, शेर के समान बहादुर और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वार्जित व्यक्ति थे। गोखले के प्रति इनकी श्रद्धा होने के बावजूद भी गांधी उनके वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के विचार से सहमत नहीं थे और इसीलिए उन्होंने गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। गोखले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के भी परामर्शदाता रहे और रोल मॉडल भी। जिन्ना को एक तरह से मुस्लिम गोखले भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौते के बाद सरोजनी नायडू द्वारा जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा गया। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत के लिए कल्याणकारी मानते थे। उनका कहना था कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से उन्नत होने के कारण हिंदुओं का कर्तव्य है कि सामान्य राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहायक बने। जिन्ना को वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ा पैरोकार मानते थे। गोखले एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जो राजनीति में आध्यात्मिक अवधारणा लेकर आए थे। उनके द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक मुख्य उद्देश्य राजनीति और धर्म में समन्वय करना था। गांधी ने इसीलिए उन्हें अपना गुरु कहा था। गोखले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी विचार पर जोर दिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और इतिहासकार प्रोफेसर के.एल. कमल कहते हैं, उन्होंने स्वदेशी को प्रोत्साहन देते हुए बताया कि यह देशभक्ति के साथ साथ एक आर्थिक आंदोलन भी है। प्रोफेसर ने उन्हें उदारवादियों का सिरमौर और भारत के संवैधानिक विकास का जनक मानते हुए कहा है कि उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि भारतीय परिवेश में पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा के विलय की बात कही थी। उनकी मृत्यु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 19 फरवरी सन 1915 को हुई। उस समय उनकी आयु मात्र 49 वर्ष की थी। उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी आजीवन प्रतिद्वंदी रहे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार यहाँ इस स्थान पर पारलौकिक विश्राम ग्रहण कर रहा है। उनकी ओर देखिए और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास कीजिए। गोखले की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने अपने इस राजनीतिक गुरु के बारे में कहा, सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता, पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। गोपाल कृष्ण गोखले वह महान राजनीतिक विचारक जिसके प्रभाव से हम आज भी मुक्त नहीं हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, इसलिए कि वे विरोधियों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें जीतने में विश्वास करते थे।